This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. বাহ, এবার হয়েছে স্বাদ। হ্যাঁ, অপূর্ব স্বাদ। MDH এর চাঙ্কি চাট মশলা জীবনে আসল স্বাদ জাগলো। আসল মশলা yes MDH। आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका शौर्य इसी प्रकार आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। आज आपने जो यहाँ पर चर्चा के लिए बातचीत के लिए विषय रखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन फोर्स, मैं समझता हूँ कि यह विषय न केवल हमारी एयरफोर्स की अब तक की पूरी यात्रा को अपने भीतर समेटता है बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। ऐसे कंटेम्प्रोरी और रेलेवेंट टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथियों, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखने का अवसर आप सबने दिया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि अर्जन सिंह जी जैसे विजनरी मिलिट्री लीडर्स इस देश में पैदा हुए। उनकी लीडरशिप, उनका विजन और देश के प्रति उनका समर्पण इनक्रेडिबल रहा है। वो अपने दौर के एक विजनरी मिलिट्री लीडर तो थे ही, उनका विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट है और आज भी वह भारतीय वायुसेना के लिए और हमारे युवाओं के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उनकी जीवनी अपने आप में इतनी मोटिवेटिंग है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक हम सभी को इंस्पायर करती रहेगी। मैं देख रहा था कि केवल 19 साल की उम्र में ही उनका सिलेक्शन प्रतिष्ठित रॉयल एयरफोर्स कॉलेज के लिए हुआ था और वहाँ उनका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। फिर उसके बाद जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई उसमें उनके स्क्वाड्रन को इम्फाल भेजा गया था, जहाँ पर उन्होंने अराकान अभियान के दौरान असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की इस ऐतिहासिक अवसर पर अर्जन सिंह जी ने 12 टेम्पेस्ट विमानों के साथ एक भव्य फ्लाई पास्ट का भी नेतृत्व किया था। साथियों, लोगों के पास आर्म्ड फोर्सेज में आने के अलग अलग कारण हुआ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने ही आर्म्ड फोर्सेज के लिए होते हैं। अर्जन सिंह जी वैसे ही थे और इसका पता हमें इस बात से भी चलता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मोर्चे पर भेजा जाए, मैं जंग में जाना चाहता हूँ। वह समस्याओं से भागने वाले व्यक्ति नहीं थे, वह समस्याओं का डटकर सामना करते थे। शायद यही कारण है कि आज इतिहास में उनका एक विशिष्ट स्थान बना हुआ है। साथियों, इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास का हिस्सा भी होते हैं और इतिहास का निर्माण भी करते हैं। अर्जन सिंह जी उनमें से एक थे। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो उनकी भूमिका रही है उससे हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। यह उनकी विजनरी लीडरशिप का ही उदाहरण था कि महज 1 घंटे के अंदर इंडियन एयरफोर्स की दुश्मन के खिलाफ काउंटर अटैक उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस महत्वपूर्ण युद्ध में उनकी इनक्रेडिबल लीडरशिप और विशिष्ट सेवा के लिए अर्जन सिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बाद में
1966 में चीफ ऑफ एयर स्टाफ से प्रमोट कर उन्हें एयर चीफ मार्शल बनाया गया और अर्जन सिंह जी भारतीय वायुसेना के इतिहास में इस प्रतिष्ठित पद पर प्रमोट होने वाले पहले ऑफिसर बने। साथियों, वैसे तो उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए मैं मानता हूं कि वह कम है। उनके बारे में कई आर्टिकल्स भी लिखे जा सकते हैं, कई किताबें भी लिखी जा सकती हैं, कई इंडिपेंडेंट लेक्चर्स भी किए जा सकते हैं, फिर भी कुछ बहुत सारी बातें छूट जाएंगी क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था और उनके काम का जो दायरा था वह इतना विस्तृत था कि उसे कुछ शब्दों में बात पाना यह लगभग असंभव है। आज भी भारतीय वायुसेना पर उनकी छाप हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है और यह बात भी एक हद तक सही है कि जब भी कोई संस्था सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाती है तो उसमें उसके फाउंडिंग फादर्स के विजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो विजन, जो इथोस उन्होंने हमें दिया था वह आज इंडियन एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज यदि हमारी सेना दुनिया की सशक्त वायु सेनाओं में से एक है तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनके विजन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, जब भी मैं इंडियन फोर्स से जुड़े हुए किसी इवेंट में आता हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरे जेहन में वायुसेना का इतिहास चलने लगता है। इंडियन एयर फोर्स की यात्रा अपने आप में एक कहानी है। कहानी नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि यह इपिक है, एक एस्पायरिंग इपिक, एक इंस्पिरेशनल इपिक और एक ट्रांसफॉर्मेशनल इपिक जो सिर्फ आसमान में उड़ान भरने की नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के सपनों को हकीकत में बदलने की यह एक गाथा है। साथियों, आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद किन परिस्थितियों में हमारी एयरफोर्स आगे बढ़ी है। कितने कम रिसोर्सेस के साथ हमने एक नई शुरुआत भी की है। न जाने कितनी कठिनाइयाँ हम सबको झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उन तमाम समस्याओं को झेलने के बाद भी हमारी एयरफोर्स कहीं रुकी नहीं, कहीं थमी नहीं, बल्कि लगातार और सशक्त होती चली गई। इसमें नए नए मजबूत विंग्स जुड़ते गए। 1965 की जंग हो या 1975 की जंग हो, गोवा लिबरेशन ऑपरेशन या फिर 1999 की कारगिल वार हो, ऐसे अनेक मौके आए हैं जहां इंडियन फोर्स एक डिसाइसिव फैक्टर के रूप में उभरी है। आज स्थिति यह है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सों में से एक हैं। आज हमारी एयरफोर्स बेहद मजबूती के साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रांग पिलर के रूप में काम कर रही है। साथियों, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह मुद्दा हुआ करता है। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर पाता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हों और जब वह आंतरिक रूप से सिक्योर हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में मुझे भी कुछ न कुछ अपना योगदान करने का अवसर मिला है। पहले गृह मंत्री के रूप में और अब रक्षा मंत्री के रूप में मेरा प्रयास रहा है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ रखा जाए। यह विषय हमेशा मेरे मन के करीब रहा है। अपने इस प्रयास के दौरान मेरी अपनी एक समझ बनी कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर मेरा खुद का एक अलग विजन बना है और अपनी उस समझ और विजन के आधार पर मैंने बहुत सी बातें सीखी भी हैं यहाँ आकर 11 वर्षों के अंदर। और अब उन्हीं को आधार बनाकर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपके सामने भी यहाँ रखना चाहूँगा। आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हो रहे दो प्रमुख चेंजेज पर मैं आपसे खास बातचीत करना चाहूँगा। इन दोनों चेंजेज ने आज विश्व को एक ऐसे डायनेमिक और अनसर्टेन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है जो पहले कभी नहीं था। पहला मुद्दा है कि दुनिया भर में जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजिक तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से पावर इक्वेशंस में परिवर्तन हो रहे हैं वह हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उन्हें हमें किस तरह से देखना चाहिए। और दूसरा मुद्दा यह है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा ट्रांसफॉर्मेशन हम पर किस तरह से असर डाल रहा है। मैं पहले मुद्दे से अपनी बात की शुरुआत यहाँ करना चाहूँगा। साथियों, आज अगर हम पूरी दुनिया को एक हॉलिस्टिक नज़रिए से देखें तो हमें कई सारे परिवर्तन दिखते हैं। यदि पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो यह परिवर्तन
और तेज हुए हैं। যদি এমডিএইচ কিচেন কিং কিচেনে থাকি তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কফি, ভিন্ডি মশলা, আরো অনেক কিছু। MDH